सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर एंड उससे पहले आप स्टमक की एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टडी कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी एंड गैस्ट्राइटिस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग ज़रूर से वीडियोस चेकआउट कर लीजिएगा। सो पेप्टिक अल्सर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अल्सरेशन और इरोजन इन एनी पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, मतलब ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम एंड जेजिनम, इन पार्ट्स के अंदर ड्यूडेनम जेजिनम तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं और ड्यूडेनम जो है वो स्टमक से अटैच रहता है। सो ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, जेजिनम सभी पार्ट्स के अंदर जीआई ट्रैक्ट के जितने भी ये ऑर्गन्स है, पार्ट्स हैं, इनके अंदर अल्सरेशन हो सकती है। अल्सर फॉर्मेशन मतलब स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन की इरोजन होना, ठीक है, अल्सरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जब ये गैस्ट्रिक जूस के कांटेक्ट में आते हैं तब, और गैस्ट्रिक जूस हाईली एसिडिक जूस होता है, हाईली एसिडिक जूस होता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, हाईली एसिडिक जूस, जैसे कि है हाइड्रोक्लोराइड, HCl एंड पेप्सिनोजन, ठीक है। ये हाईली एसिडिक जूसेस है, गैस्ट्रिक जूसेस है, जो कि अगर एक्सेस क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट हो जाए ये लेयर ऑफ द स्टमक को इरोड कर सकते हैं। सो ये हाईली एसिडिक जूसेस हैं। एंड अगर गैस्ट्रैक्टमी हो जाती है पेशेंट की, गैस्ट्रैक्टमी, देखिए जिस भी वर्ड का सफिक्स एक्टमी हो, एक्टमी का मतलब होता है रिमूवल। सो गैस्ट्रो वर्ड स्टमक से रिलेटेड है, स्टमक, तो यहाँ पर स्टमक का रिमूवल हो रहा है। अगर स्टमक का पार्शियल या फिर कंप्लीट रिमूवल हो तो जूसेस का सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम जेजिनम में जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने जेजिनम मेंशन किया है कि जेजिनम की भी यहाँ पर अल्सरेशन हो सकती है। जेजिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें भी अल्सरेशन हो सकती है, बिकॉज जो हाईली एसिडिक जूस है वो डायरेक्टली जेजिनम में एंटर कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली जेजिनम में एंटर कर रहा है। अगर वो स्टमक में होता तो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ फूड मिक्स हो जाता और फिर वो काइम जो बन जाता, काइम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जेजिनम में एंटर करता, तो जेजिनम की लेयर में अल्सर फॉर्मेशन नहीं होती। बट अब क्या हो रहा है, अगर गैस्ट्रैक्टमी हो जाती है, पार्शियल या फिर कंप्लीट रिमूवल हो जाता है अगर स्टमक का, तो डायरेक्टली गैस्ट्रिक जूस, मतलब जो हाईली एसिडिक जूस है वो जेजिनम में जाएगा और वहाँ अल्सरेशन कोज करेगा। सो अल्सर में भी रेफर टू एज, अल्सर हो सकता है ईसोफेजियल अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में अल्सर हो सकता है जिसे हम पेप्टिक अल्सर बोल रहे हैं, या फिर ड्यूडेनम के अंदर अल्सर हो सकता है। डिपेंड करता है कि इसकी लोकेशन क्या है। अगर ईसोफेगस में होता है तो हम ईसोफेजियल अल्सर बोलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे, एंड अगर ड्यूडेनम में होता है तो उसे हम ड्यूडेनल अल्सर बोलेंगे, ठीक है। वैसे मोस्ट कॉमन अल्सर है ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक, लीस्ट कॉमन है ईसोफेजियल अल्सर जो है वो बहुत रेयर कंडीशन है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसका कोज क्या है, ठीक है, इटियोलॉजी क्या है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मैंने आपको बताया अगर एक्सेस क्वांटिटी में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन हो रही है। और हाइपर सिक्रीशन क्यों हो रही है? क्योंकि वेगस नर्व की स्टिमुलेशन हो रही है। वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट होगा। देखो अगर वेगस नर्व की स्टिमुलेशन होगी, देखो इंपल्सेस जा रही है केफेलस के अंदर इंपल्सेस जा रही है, और केफेलस के अंदर इंपल्सेस जाते ही वेगस नर्व स्टिमुलेट हो रही है। वेगस नर्व स्टिमुलेट हो रही है तो वो गैस्ट्रिक जूस की हाइपर सिक्रीशन कर रही है, ठीक है, सिक्रीट करती जा रही है गैस्ट्रिक जूस। और अगर नंबर ऑफ पेराइटल सेल इंक्रीज हो जाते हैं या फिर पेराइटल सेल्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, पेराइटल सेल्स क्या करते हैं, पेराइटल सेल्स भी क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं। अब कैपेसिटी ऑफ पेराइटल सेल या फिर नंबर ऑफ पेराइटल सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो हाईली एसिडिक जूस है वो अल्सरेशन कोज करेगा। इम्पेयर म्यूकोजल बैरियर प्रोटेक्शन, देखो स्टमक के टॉपिक में हमने पढ़ा था, जो र्यूग वाला एरिया था वहां पर क्या होता है, म्यूकस नेक सेल्स, हमने स्टडी किया था म्यूकस नेक सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस नेक सेल्स HCl और पेप्सिनोजन से वॉल ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इम्पेयर्ड हो जाएगा म्यूकोजल बैरियर, जो प्रोटेक्शन था, मतलब म्यूकस वाला जो एरिया था, र्यूग वाला स्ट्रक्चर था, वो भी अब इम्पेयर्ड हो रहा है, मतलब ये भी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है।
तो क्या होगा, अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगी। और कुछ रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, जैसे अल्कोहल का यूज़ कोई कर रहा है, एम्प्टी स्टमक अगर कोई अल्कोहल ले लेता है तो उससे भी क्या होता है, अल्सर फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है। एंड अल्सरोजेनिक ड्रग्स, ठीक है, ऐसे ड्रग्स जो कि अगर हम एम्प्टी स्टमक ले लेते हैं तो वो अल्सर कोज कर सकते हैं, जैसे एस्पिरिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एनासिड्स या फिर स्टेरॉयड है। तभी बोला जाता है कि इन्हें एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, ठीक है, खाली पेट इनको नहीं लेना है। एस्पिरिन, एनासिड, स्टेरॉइड्स, क्योंकि अल्सर फॉर्मेशन कर सकते हैं, स्टमक की वॉल को इरोड कर सकते हैं। इन्फेक्शन बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, देखिए ये एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसका अगर इन्वेजन हो जाता है, ये एक बैक्टीरिया है, इसका अगर इन्वेजन हो जाता है तो वॉल ऑफ स्टमक को इरोड कर सकता है, इन्फेक्शन कोज कर सकता है, जिसकी वजह से अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है। अगर पेप्टिक अल्सर की फैमिली हिस्ट्री रही हो, फैमिली में भी पेप्टिक अल्सर किसी को पहले हुआ है, तब भी ये पेशेंट को हो सकता है। JES मतलब ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें गैस्ट्रिन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। हमने जी सेल्स के बारे में स्टडी किया था, जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं स्टमक के अंदर, और जी सेल्स गैस्ट्रिन को सिक्रीट करते हैं। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स मतलब डायरेक्टली जो अपनी सिक्रीशन ब्लड में छोड़ रहे हैं, और वो गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, और गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ा देता है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ा देता है, ठीक है। तो ले देकर यहाँ भी क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ रहा है, HCl पेप्सिनोजन का सिक्रीशन बढ़ रहा है, जो कि हाईली एसिडिक जूसेस हैं, जिसे हम बोल रहे हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है। कर्लिंग अल्सर मतलब अगर बर्न के कारण अल्सर फॉर्मेशन हुई हो तो उसे हम बोलते हैं कर्लिंगर अल्सर। कुशिंग अल्सर हम उसे बोलते हैं कि वेगस नर्व की स्टिमुलेशन, हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए वेगस नर्व की। वेगस नर्व क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ा देती है, ठीक है। एक्सेस वेगस नर्व की स्टिमुलेशन ज़्यादा हो रही है, हाइपर स्टिमुलेशन हो रही है, तो जूस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व की हाइपर स्टिमुलेशन हो रही है, हाइपर स्टिमुलेट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर्स थे जो कि ले दे करके वहीं पर बात आ रही है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो अल्सर फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि वो हाईली एसिडिक जूस है, दैट्स वाई हम इसे बोल रहे हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो यहाँ तक का टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर एंड डियोडेनल अल्सर, ठीक है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है तो शार्प पेन फील होगा मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है। तो रीजंस आपने स्टडी की होंगे इस तरीके से, तो ये अम्बिलिकल रीजन है, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक है। इसी तरीके से ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। तो मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है जहां पर हमारा स्टमक प्रेजेंट रहता है, यहाँ मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा पेशेंट को, शार्प पेन, बिकॉज यहाँ पर स्टमक के अंदर क्या हो गया है, अल्सरेशन, वॉल ऑफ द स्टमक इरोड हो गई है, वहाँ पर अल्सर फॉर्मेशन हो गई है। तो 30 to 60 मिनट्स आफ्टर ईटिंग ये पेन स्टार्ट हो जाएगा और शार्प पेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हीमेटेमेसिस, तो इसमें इसका मतलब है ब्लड इन वॉमिटिंग, ब्लड इन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा, बिकॉज यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर फॉर्मेशन हो गई तो ब्लड ब्लीडिंग होगी, ठीक है, ब्लड आएगा। तो ब्लड अगर वॉमिटिंग में आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं हीमेटेमेसिस, ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग यहाँ पे प्रेजेंस रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, वेट लॉस यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगी, ठीक है। डियोडेनल अल्सर अगर हो रहा है तो डियोडेनम वाला पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो यहाँ पर डियोडेनम प्रेजेंट होता है स्टमक के इस वाले पार्ट में, जहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो यहाँ पर पेन हो रहा है इन द मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, यहाँ पर भी कहाँ हो रहा है पेन, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो रहा है। 1.5 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग, मतलब 1.5 से 3 घंटे में ही यहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बर्निंग पेन, यहाँ पर शार्प पेन नहीं होगा, ओनली बर्निंग पेन यहाँ पर होगा। मेलेना देखने को मिलेगा, मेलेना का मतलब ब्लड टेरी ब्लड इन स्टूल, ठीक है, ब्लड देखने को मिलेगा स्टूल के अंदर, बिकॉज अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है और वही ब्लीडिंग यहाँ पर आ रही है डियोडेनम के अंदर। तो स्टूल कैसा देखने को मिलेगा, टेरी स्टूल देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं मेलेना, ठीक है। डार्क ब्लडी स्टूल होता है, डार्क टेरी ब्लडी स्टूल, ओके। पेन रिलीव्ड आफ्टर ईटिंग, ईटिंग के बाद पेन रिलीव हो भी सकता है।
हो सकता है कि ओनली ड्योडेनम के अंदर अल्सर फॉर्मेशन हुई हो, तो दैट्स वाई अगर फूड आ रहा है काइम बन के पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आ रहा है, ठीक है, अल्सर वाली जगह पे, तो हो सकता है कि वो पेन को रिलीव भी कर दे। यहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट इतना नहीं होगा आफ्टर रीचिंग द काइम, ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं इसके। हेमरेज हो सकती है पेशेंट को, ब्लीडिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है स्कार फॉर्मेशन की वजह से, स्कार फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। जो हेल्दी टिश्यूज थे उनको स्कार टिश्यू ने रिप्लेस कर लिया क्योंकि अल्सर फॉर्मेशन हो गई। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर हमारा होता है ड्योडेनम और स्टमक के बीच में, और पाइलोरिक स्फिंक्टर में ही क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है यहाँ पर, बिकॉज स्कार फॉर्मेशन हो गया है। सो अब हम देख रहे हैं इसकी मैनेजमेंट। सबसे पहले तो पेशेंट का फूड एंड फ्लूइड इनटेक को हमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ब्लेंड डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। ब्लेंड डाइट, ब्लेंड डाइट का मतलब होता है सेमी सॉलिड डाइट हो, ठीक है, कंप्लीटली फ्लूइड भी ना हो और कंप्लीटली सॉलिड डाइट भी ना हो, सेमी सॉलिड डाइट हो, जैसे हम बोलते हैं ब्लैंड डाइट। ब्लैंड डाइट पेशेंट को हमें प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट है पेशेंट को हमें रेस्ट प्रोवाइड कराना है और पेशेंट का स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस करना है, स्ट्रेस को कम कर देना है, ठीक है। जो भी स्ट्रेसर है उसे हमें जानना है और स्ट्रेस को कम करना है। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे कर रहे हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, हिस्टामिन मतलब H2, तब H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे। ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड की, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कम कर देते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कम करेंगे, जैसे रेंटिडीन है या सिमैटिडीन है, रेंटिडीन, सिमैटिडीन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे पेंटाप्राजोल है, ठीक है। एंटासिड, एंटासिड भी क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमें एंटासिड्स भी प्रोवाइड कराने हैं, ओके। जैसे है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एंटासिड्स हमें प्रोवाइड कराने हैं। म्यूकोजल बैरियर जो कि अभी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो हमें प्रोवाइड कराना है, ठीक है, जो कि है सक्रालफेट, सक्रालफेट हमें प्रोवाइड कराना है, जो कि एक म्यूकोजल बैरियर की तरह काम करेगा और स्टमक की वॉल को इरोड होने से बचाएगा, एज अ म्यूकस बैरियर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंटीबायोटिक थेरेपी, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्राइटिस के केस में हमने एंटीबायोटिक अजिथ्रोमाइसिन प्रोवाइड कराई थी, अजिथ्रोमाइसिन, बट एंटीबायोटिक थेरेपी पेप्टिक अल्सर के केस में हम ट्रिपल प्रोवाइड कराते हैं, ट्रिपल थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। ट्रिपल थेरेपी जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है तो उसमें 3 ड्रग्स काम में लेंगे हम ट्रिपल थेरेपी। जैसे फर्स्ट लेंगे अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन के बाद हम लेंगे क्लेरिथ्रोमाइसिन और एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे पेंटाप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ठीक है। तो ये भी क्या देखिए एंटीबायोटिक थेरेपी हम प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हेलिकोबैक्टीरियल पायलोरी का इन्फेक्शन हो गया है, दैट्स वाई हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे। और पेंटाप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करेगा, ठीक है। पेंटाप्राजोल हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे 40 mg, क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg और अमोक्सिसिलिन ओनली 1 ग्राम हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये ट्रिपल थेरेपी आप लर्न कर लीजिएगा। पेप्टिक अल्सर के केस में प्रोवाइड कराएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम प्रोवाइड कराएंगे जैसे मीजोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। ये भी क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। अब सर्जिकली हमें क्या करना है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट से भी पेशेंट का पेन रिलीव नहीं हो रहा है या कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है तो हमें सर्जिकली इस कंडीशन को करेक्ट करना है। तो वेजोटमी का मतलब होता है सर्जिकल डिवीजन ऑफ वेगस नर्व। देखो वेगस नर्व की हाइपर स्टिमुलेशन हो रही है और वेगस नर्व की हाइपर स्टिमुलेशन हो रही है तो गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो इसी का ही हम वेजोटमी कर देंगे सर्जिकली। वेगस नर्व को हम डिवीजन कर देंगे उसका ताकि हाइपर स्टिमुलेशन ना हो। नेक्स्ट है गैस्ट्रैक्टमी, ठीक है। यहाँ पर हम टोटल गैस्ट्रैक्टमी कर सकते हैं या फिर पार्शियल गैस्ट्रैक्टमी, ठीक है, बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट। एंथ्रैक्टमी, एंथ्रैक्टमी कर देंगे यहाँ पर, मतलब रीसेक्शन ऑफ द स्टमक, रीसेक्शन ऑफ स्टमक। और एंथ्रैक्टमी के अंदर हम क्या करते हैं, लोअर हाफ ऑफ द स्टमक को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ लोअर हाफ ऑफ स्टमक, ठीक है। बिलरोथ 1 एंड बिलरोथ 2, अब ये क्या है, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी। बिलरोथ 1 का मतलब है
गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी। इसका क्या मतलब है, देखिए लोअर हाफ ऑफ द स्टमक को हम रिमूव करेंगे और जितना भी सेक्शन अभी स्टमक का बचेगा हम एनास्टमोस्ट कर देंगे ड्यूडेनम के साथ। इसी तरीके से बिलरोथ सेकंड है गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। अब इसमें क्या करेंगे, पार्शियली लोअर हाफ ऑफ द स्टमक को हम रिमूव करेंगे, जो भी पोर्शन स्टमक का बचा है उसे हम ज्वाइन कर देंगे, एनास्टमोज्ड मतलब ज्वाइन करना, एनास्टमोज्ड कर देंगे जेजेनम के साथ जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इसे हम बोलते हैं बिलरोथ 1 एंड बिलरोथ सेकेंड। ठीक है, मतलब जिस भी एरिया में अल्सर फॉर्मेशन हो गई है, मान लो लोअर हाफ ऑफ द स्टमक में हो गई है, तो उसे हम कंप्लीटली हम उसका रिमूवल कर देंगे एंड उसे ज्वाइन कर देंगे, एनास्टमोज्ड कर देंगे जेजेनम के साथ, बिलरोथ सेकेंड में, फर्स्ट में ड्यूडेनम के साथ। ठीक है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में। अब पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही थी, अभी हमने देखा था, तो पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन वाले केस में क्या करेंगे, हम पाइलोरोप्लास्टी कर देंगे। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम पाइलोरोप्लास्टी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और डंपिंग सिंड्रोम एक कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है सर्जिकल, जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन निकल के आता है जो कि है डंपिंग सिंड्रोम। अब डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, देखिए अगर हम कंप्लीटली गैस्ट्रैक्टमी कर रहे हैं, टोटल गैस्ट्रैक्टमी कर रहे हैं, स्टमक का रिमूवल कर रहे हैं, तो जितने भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो डायरेक्टली आकर कहाँ आएंगे, ड्यूडेनम जेजेनम में डायरेक्टली आकर आएंगे। तो डंपिंग मतलब डंप होना, इस तरीके से डायरेक्टली डंप हो जाएंगे, तो डंपिंग सिंड्रोम हमें एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है, पैल्पिटेशंस आती है, पेशेंट को वीकनेस आती है, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, ब्लेंचिंग, ये सब सिम्टम्स हमें डंपिंग सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। सो आई होप आपको पेप्टिक अल्सर का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग इज एन ST।